न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। 16 फरवरी को रेवाड़ी के गांव माजरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होने जा रहे एम्स के शिलान्यास को लेकर जहां एक और इलाके की जनता में जोरदार खुशी की लहर है, तो वहीं इनेलो पार्टी ने इस योजना को यहां तक लाने में एम्स संघर्ष समिति और अहिरवाल की जनता की जीत बताया है। इनेलो के प्रदेश प्रवक्ता राजवंत डहिनवाल ने आज न्यूज वाइज से खास बातचीत में कहा कि अगर वाकई सरकार की नीयत एम्स बनाने की होती तो इसका शिलान्यास साल 2015 में घोषणा के बाद ही हो जाता और लोगों को 9 सालों तक संघर्ष और इंतजार नहीं करना पड़ता। लेकिन स्थानीय नेताओं द्वारा श्रेय लेने की होड़ में इस परियोजना को सिरे चढ़ाने में 9 साल बीत गए। डहिनवाल ने प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह किया है कि 16 फरवरी को एम्स का शिलान्यास करने के साथ यहां एमबीबीएस की कक्षाएं शुरू करने की व्यवस्थाएं भी की जाए, ताकि एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे छात्रों को इसका लाभ मिल सके। इधर ओबीसी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं दक्षिण हरियाणा में कांग्रेस के कद्दावर नेता कैप्टन अजय यादव के कांग्रेस पार्टी में दम घुटने वाले बयान पर डहिनवाल कहा कि कैप्टन अजय यादव अपने आप को पार्टी में असहज और कमजोर महसूस कर रहे हैं। हरियाणा में सहकारिता विभाग के 100 करोड़ वाले घोटाले पर राजवंत डहिनवाल ने कहा कि सरकार इस मामले पर लीपापोती करने का काम कर रही है, लेकिन इनेलो पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ चुप नहीं बैठेगी और पार्टी के नेता अभय सिंह चौटाला द्वारा इस मामले को विधानसभा में जोर से उठाया जाएगा। विपक्ष पर ईडी और सीबीआई का प्रयोग करने वाली सरकार को चाहिए कि इस मामले में भी उच्च स्तरीय एजेंसियों से जांच कराई जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वाइज। मैं हूं आपके साथ संजय कौशिक। बहुत दिनों से इस दक्षिण हरियाणा को किसी चीज की प्रतीक्षा थी, तो वो थी एम्स की। विपक्ष बार बार आरोप लगा रहा था कि एम्स की घोषणा कर दी है, लेकिन एम्स नहीं बनेगा। पर आपको बता दें कि 16 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एम्स का शिलान्यास करेंगे और उससे पहले 11 फरवरी को सीएम मनोहर लाल खट्टर वो एम्स की जो जगह है उसका निरीक्षण करने आ रहे हैं, दौरा करने आ रहे हैं। तो एक बड़ी सौगात दक्षिण हरियाणा को मिलने जा रही है, क्योंकि शिलान्यास होने के बाद बताया जा रहा है कि 18 महीने के अंदर अंदर जिस कंपनी ने इसका टेंडर लिया है एलडीसी, उसका कहना है कि 18 महीने में यहां ओपीडी शुरू कर दी जाएगी और जो एमबीबीएस की क्लासेज है 100 सीटें हैं वो भी यहां स्टार्ट कर दी जाएगी। ये तो 18 महीने बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि दक्षिण हरियाणा के साथ साथ लगते राजस्थान और बड़े इलाके को एक बड़ी सौगात मिली है और इससे रोजगार का सृजन भी होगा बड़ी मात्रा में। इसी पे बात करने के लिए इनेलो के राष्ट्रीय प्रवक्ता, प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट राजवंत डहिनवाल हमारे साथ है। उनसे भी पूछेंगे, क्योंकि लगातार वो आरोप लगाते थे कि एम्स की घोषणा तो होगी लेकिन एम्स बनेगा नहीं। एम्स संघर्ष समिति लगातार 125 दिन से धरने पर बैठी थी, उसमें भी कहीं ना कहीं खुशी की लहर है। राजवंत जी, सबसे पहले तो न्यूज वाइज पे आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद कौशिक जी, अजय सागर अत्री जी। राजवंत जी, आप लगातार कहते थे कि एम्स की घोषणा तो कर दी है लेकिन एम्स नहीं बनेगा। अब 16 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एम्स का शिलान्यास करने आ रहे हैं, अब आप क्या कहेंगे? देखिए, जनता के सामने सबको झुकना पड़ता है और ये जो एम्स का शिलान्यास की जो बात कह रहे हैं, कहीं ना कहीं अहिरवाल की जनता जागी और उनका ही संघर्ष रंग लेके आया। आज भले ही कोई भी कुछ कहे, लेकिन अहिरवाल की जनता ने 5.5 साल का लंबा संघर्ष, एक आंदोलन किया और उस आंदोलन के नतीजा ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी उनको एम्स के लिए समय निर्धारित करना पड़ा। काफी लंबे समय से इस चीज पर चर्चा होती रही। कोई 2 दिन के लिए समय मांग रहा था, कोई 3 दिन के लिए समय मांग रहा था। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि समय मिला उसके बाद कैंसिल हो गया। लेकिन चलो, ये इस इलाके के लिए एक सुखदायक बात है और एम्स संघर्ष समिति ने जो लंबी लड़ाई लड़ी वो भी बधाई के पात्र हैं। मैं तो उन माताओं बहनों का, उन मासूम बच्चों का या इस इलाके के जो लोग उस धरने में बैठे थे उनको नमन करता हूं कि उन्होंने एक ऐसे आंदोलन को इतने मजबूती से रूप दिया कि बड़ी से बड़ी सत्ता और बड़ी से बड़ी सरकार को जनता की बातें माननी पड़ी। देखो राजवंत जी, अब एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा है एम्स आ रहा है, लेकिन आप ही लोग लगातार, कांग्रेस हो, इनेलो हो, ये लगातार कहते थे कि एम्स की कभी नहीं बनेगा, एम्स की सिर्फ घोषणा है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से एम्स का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करने आ रहे हैं, इसमें
कहीं कोई शक और शुबा नहीं था, क्योंकि बात करें 2014 में तो एम्स के लिए जो राशि थी वो आवंटित कर दी गई थी, उसके बाद भी आपको शक और शुबा कहाँ रह गया था? देखिए 2014 की नहीं, 2015 में एम्स के लिए मुख्यमंत्री जी ने बावल में इसकी घोषणा की थी, और जब 3 साल तक ये मामला बिल्कुल सुस्त रहा, ये कह सकते हैं कि ठंडे बस्ते में रहा, जब उस पे अगर सरकार की इसमें कोई नियत होती काम करने की तो 3 साल तक वो चुप क्यों रहती? नहीं, मैं रजवंत जी एक बार बीच में टोकूंगा, क्योंकि एम्स पहले मनेठी में बनना था और मनेठी में पर्यावरण की वजह से उस पर ऑब्जेक्शन लगा दिया गया, इसलिए मनेठी की जमीन अधिकृत नहीं की गई। उसके बाद माजरा के लोगों को मैं आभार व्यक्त करूंगा जिन्होंने जमीन दी, और उसके बाद भी उस जमीन में काफी पेच फंसा रहा, बीच बीच में जो टुकड़े थे वो नहीं मिल पाए सरकार को, तो इसमें सरकार की तरफ से देरी नहीं हुई बल्कि जमीन की लेकर देरी हुई है। आपने शायद मुख्यमंत्री जी का वो भाषण नहीं सुना या वो बयान नहीं सुना जिसमें उन्होंने कहा था कि अति उत्साह में घोषणा कर दी गई थी। जब मुख्यमंत्री जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मुखिया हैं, और वो अगर इस प्रकार की बातें करेंगे तो जनता के मन में और राजनीतिक दलों के मन में तो ये जिज्ञासा रहेगी कि भाई कहीं ना कहीं ये चुनावी जुमला था। और भी बड़े नेता ये कहते थे कि चुनाव में इस प्रकार के वायदे किए जाते हैं, क्योंकि सारे वायदे पूरे थोड़ी होते हैं। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम जो आरोप लगा रहे थे वो गलत थे? और हमारा मकसद क्या है, विपक्ष का काम इतना होता है कि जनता अगर कोई बात रखे, अगर मांग करे, तो हमारा काम होता है उसको सपोर्ट करना, उनको सराहना, उनको समर्थन देना, ताकि वो काम सरकार से करवाया जा सके। और सरकार जो आज लोग आप बीजेपी को इस चीज का क्रेडिट दे रहे हैं, तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी को इसका क्रेडिट दे रहे हैं, तो जिन लोगों ने 5.5 साल संघर्ष किया, क्या आप उनके योगदान को व्यर्थ करेंगे? नहीं, ये तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि एम्स संघर्ष समिति का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है, और कहीं ना कहीं उनके दबाव की वजह से सारी चीजें जो है प्रशासन फटाफट करता चला गया। लेकिन एक बात और है इसमें निकल के आई है कि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं 11 तारीख को, वो माजरा में जाएंगे, उस जगह पर जहां एम्स बनना है। उसके बाद प्रधानमंत्री जी आएंगे, माजरा में जनसभा भी होगी। तो आपको नहीं लगता कि इससे बीजेपी को आप माने या ना माने, लेकिन राजनीतिक फायदा तो अवश्य मिलेगा? देखिए, हम विपक्ष में भले ही हैं, लेकिन हम इलाके की भलाई चाहते हैं, उसमें हम राजनीतिक फायदा या नुकसान नहीं चाहते। लेकिन आप इसमें भारतीय जनता पार्टी को कैसे क्रेडिट देने का काम कर रहे हैं? मैं आपसे भी ये चीज पूछूंगा कि जब सीएम साहब आए 11 तारीख को, और अगर पीएम साहब से अगर कहीं बयानबाजी या अगर कहीं उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर वो आज तक तो उन्होंने की नहीं, अगर कर देते, एक चीज ये जरूर पूछे कि 2015 की जो घोषणा है, अगर उसको 2024 में जिसका शिलान्यास करने की बात आई है, तो अपने आप सहज अंदाजा लगा सकता है कि बीजेपी सरकार की रफ्तार क्या है। ये इस इलाके के लोगों के संघर्ष के दबाव में ये घोषणा पूरी हुई है, और अभी तो शिलान्यास की बातें हैं। हम बिल्कुल मानते हैं इसका क्रेडिट किसी व्यक्ति को देना, किसी पार्टी को देना, वो गलत है। इसका क्रेडिट 100% संघर्ष समिति को, इस इलाके दक्षिण हरियाणा के लोगों को जाता है, और उन्हीं के संघर्ष की बदौलत आज सरकार झुकी है। और आप जो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, मैं फायदे की बात नहीं कह रहा, लेकिन अगर इस इलाके के लोगों का संघर्ष अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये तो ऐसी परियोजनाएं और भी बहुत आ सकती हैं। अहिरवाल जाग चुका है। नहीं, मेडिकल की बात करें तो प्रधानमंत्री जी जो है हर प्रदेश में एक एम्स जो बनाने की बात है, तो कहीं ना कहीं देखो किया तो भाजपा नहीं है, क्योंकि उससे पहले 10 साल कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन जब से बीजेपी आई है, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर प्रदेश में एक एम्स होना चाहिए, और वो अलग बात है कि ये दक्षिण हरियाणा को मिला, ये हमारे भी खुशनसीबी है और इलाके की भी खुशनसीबी है। तो इसमें ये तो आप नहीं नकार सकते कि इसमें भाजपा का क्या योगदान है। नहीं, मैं तो आपको ये कह ही नहीं रहा। मैं आपसे ये चीज कह रहा हूं कि जब मुख्यमंत्री जी ने ये कह दिया कि अति उत्साह में हमने घोषणा कर दी, और उसके बाद आप ये क्रेडिट उन्हीं को क्यों देना चाह रहे हैं? घोषणा सरकार ने की थी, मैं मानता हूं मुख्यमंत्री साहब ने की थी, लेकिन उसके बाद जो संघर्ष जो किया है वो इस इलाके के लोगों ने किया है, और उसी की बदौलत ये एम्स यहां पर बना है। और ऐसी और भी बहुत सी परियोजनाएं हैं जो यहां पर अभी तक लंबित हैं। आप भारतीय जनता पार्टी को क्रेडिट देना चाहें तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूं, बिनोला में रक्षा विश्वविद्यालय बना था, क्रेडिट आज भी बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि हमने रक्षा विश्वविद्यालय बना दिया, बन गया है। आप कभी एक बार जाके देखिए तो सही। तो ऐसे ही हम ये नहीं चाहते, यहाँ पे आज 16 तारीख से अगर यहाँ पे काम हो जाता है तो उसके साथ साथ
प्रधानमंत्री जी आए तो वो एक काम और करके जाए, मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री सब रहेंगे तो एक काम और हो जाए, जो कक्षा है, बिल्डिंग तो बनती रहेगी, औपचारिक घोषणाएं तो कर जाएगी, यहाँ पे कहीं पर भी उनको एक वैकल्पिक जगह तलाश करके क्लासेस लग जाए, एमबीबीएस की सीटें स्टार्ट हो जाए, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। नहीं, ये तो आपने अच्छा सवाल किया है, अच्छा जवाब दिया है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार जो एम्स बन रहे हैं, बात ऋषिकेश की कर ले, बात जम्मू एम्स की कर ले, तो वहां भी एम्स की घोषणा के बाद क्लासेस शुरू कर दी गई थी। तो जहां तक बात है मादरा एम्स की, तो यहाँ भी क्लासेस शुरू कर देनी चाहिए। ये तो आपने अच्छी बात कही। एक दूसरी बात रजवंत जी, लगातार जो है कैप्टन अजय सिंह यादव के द्वारा बयान आ रहा है कि उनका कांग्रेस में कहीं ना कहीं दम घुट रहा है और उनको जो है सभी पार्टियों से ऑफर आ रहे हैं। तो ओबीसी के वो कोऑर्डिनेटर हैं, बड़े पद पर हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि इस तरह की बयान देने से, क्योंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं कैप्टन अजय सिंह यादव, लेकिन अगर उनका कांग्रेस में दम घुट रहा है तो आखिर क्यों? देखिए, कैप्टन अजय सिंह कांग्रेस के बड़े नेता हैं, काफी लंबे समय से राजनीति में ये परिवार रहा है, लेकिन ये इस प्रकार की जो दम घुटने की जो बातें कह रहे हैं, कहीं ना कहीं कैप्टन साहब अपने आप को कमजोर साबित कर रहे हैं। और कोई भी व्यक्ति अपने आप को कमजोर साबित करता है तो वो उनके लिए नहीं, इस इलाके के लिए भी नुकसानदायक होगा। अब जिस प्रकार से कैप्टन साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस में उनका दम घुट रहा है और दूसरे दल उनको ऑफर दे रहे हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। कोई, और राजनीति में कोई भी व्यक्ति स्थायी नहीं होता, भले ही वो कुछ भी कहे कि मैं कांग्रेस में ही रहूंगा या कुछ भी कहे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी एक इच्छा जाहिर की है और इस प्रकार की बातें वो पहले कई बार कर चुके हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि आज कांग्रेस में अकेले कप्तान साहब नहीं, बहुत से ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे नेता हैं जिनका दम घुट रहा है, और ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि यहाँ पर जो निजी स्वार्थ की जो लड़ाई है कांग्रेस में, वो जनता की लड़ाई नहीं लड़ती, वो निजी हित की लड़ाई लड़ती है। और निजी हित के लिए अगर किसी का दम घुटे तो वो तो सबको पता है कि हाँ, ये बात तब आती है जब वो ये कहे कि जनता का ये काम नहीं हुआ तब मैं नाराज हूं। तो कहीं ना कहीं कप्तान साहब का इसमें निजी स्वार्थ नजर आया है कि मुझे ऐसा लगता है कि एक इतने बड़े नेता को इस प्रकार के बयान नहीं देने चाहिए। एक दहीवाल जी, एक आज बयान आया है, कल आया था अजय चौटाला का, और उन्होंने कहा है कि बीजेपी के साथ सीटों पर तालमेल पर हम बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का गठबंधन इलेक्शन तक टिका रहेगा या हो पाएगा? देखिए, गठबंधन दलों का मेल होता है, ये गठबंधन नहीं है, ये एक ठगबंधन है। जो लोग 75 पार की बात करते थे उनका समर्थन नहीं आया, और जो बीजेपी को यमुना पार भेजने की बात करते थे वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की गोदी में जाकर बैठ के एक सत्ता की, ये कह सकता हूँ कि मलाई खाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास चले गए। आज भले ही वो कहें कि हमारा एक एनडीए है, लेकिन आपने देखा होगा अभी राजस्थान में चुनाव हुए थे, राजस्थान में चुनाव हुआ, जननायक जनता पार्टी ने अलग चुनाव लड़ा, भारतीय जनता पार्टी ने अलग चुनाव लड़ा। अगर इनका कहीं एनडीए होता, इनका कहीं गठबंधन होता तो वहां पे नजर आ जाता। और मुझे नहीं लगता कि आज भारतीय जनता पार्टी इनको साथ रखेगी, क्योंकि जिस प्रकार से इनकी कार्यशैली है, इनके नेता एक दूसरे के ऊपर जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप करते हैं, अगर ये गठबंधन रहा तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में जो फूट अभी अंदर अंदर चल रही है, जो उसके नेताओं में जो एक अंदरूनी लड़ाई चल रही है, वो बाहर भी आ जाएगी। लेकिन ये होगा तब जब चुनाव अनाउंस हो जाएंगे, चुनाव की घोषणा होगी, तब हो जाएगा। ये 20 तारीख को सदन शुरू हो जाएगा। आपको लगता है कि मुख्यमंत्री जी अभी 11 तारीख को रेवाड़ी भी आ रहे हैं, तो ये जो घोटाला है इस पे कुछ बोल जाएं या सफाई दे जाएं, या इसके बारे में बताएं कि क्या कर रहे हैं सीएम साहब? चौधरी अभय सिंह चौटाला हमेशा हरियाणा में जनता के मुद्दों को बखूबी मजबूती से उठाते हैं, और इतनी मजबूती से उठाते हैं कि सरकार का जवाब देना मुश्किल हो जाता है। इस बार भ्रष्टाचार की बात आई है। चौधरी अभय सिंह चौटाला ने जो अभी 100 करोड़ का घोटाला हुआ था, मेरे से इस मामले में चर्चा भी की थी। ये मामला विधानसभा में उठाएंगे, निश्चित तौर पर उठाएंगे, और मुझे नहीं लगता कि सरकार के पास इसका कोई जवाब होगा। सरकार इस मामले में कहीं ना कहीं लीपापोती करने के काम कर रही है। आपने देखा होगा कि कहीं छोटी सी बात आ जाती है, वहां पे ईडी पहुंच जाती है, सीबीआई आ जाती है। क्या ये मामला ईडी या सीबीआई के लिए नहीं है?
कहीं पर भी जाते हैं, विपक्ष के कोई भी नेता होते हैं, उन पे जांच तुरंत बैठ जाती है। जांच तो यहाँ पर भी बैठनी चाहिए। तो ये मान के लेना चाहिए कि जो सरकारी एजेंसियां हैं, ईडी है, सीबीआई है, एनआईए है, ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के दबाव में काम करती हैं और विपक्ष को परेशान करने के लिए काम करती हैं। अभी आपने देखा होगा कि चौधरी दिलबाग सिंह जी, जो हमारे पूर्व विधायक यमुनानगर से थे, हाई कोर्ट ने उनको रिहा कर दिया। तो वो रिहा क्यों किया? कहीं ना कहीं ईडी ने दुरुपयोग किया और उनको गलत कस्टडी में रखा और न्यायालय में गए तो हमें राहत मिली। तो ये चीजें हमें जनता के सामने लेके आ रहे हैं। धीरे धीरे भी हम बता रहे थे, पहले भी बता रहे थे, अब और बताएंगे। जनता सब समझ रही है, चुनाव में इंतजार में है। और आप देखना 2024 का चुनाव एक अलग ही चुनाव आएगा। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की एक ऐसी भूमिका रहेगी, सबकी आंखें खुल जाएगी। आखिरी सवाल, क्या इंडियन नेशनल लोकदल, क्योंकि विधानसभा से पहले लोकसभा के चुनाव है, क्या 10 की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है? निश्चित तौर पर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सभी सीटों पर अपनी मजबूती से तैयारी कर रही है। एक संगठन को मजबूत उन्होंने पहले कर लिया था, एक बार फिर हम गांव-गांव की ओर जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं को मजबूत कर रहे हैं। हमारी मेंबरशिप अभियान अभी चला हुआ है और बूथ स्तर तक हमने अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव किया हुआ है और वही कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तैयार है। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, वो लगातार रेडियो के माध्यम से या ये कहें कि जनता के बीच में जाकर अपना मैसेज दे रहे हैं। वो सिर्फ उसका कारण यही है कि आगामी जो चुनाव आएंगे उसमें इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी किस प्रकार से अपनी एक बड़ी भूमिका तय करेगी, वो जनता को पता है। जनता अब सब समझ चुकी है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आज के समय में काम करने वाला है, कोई जनता की आवाज उठाने वाला है, तो वो चौधरी अभय सिंह चौटाला है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने हमेशा ऐसी नीतियां बनाई हैं जो हर व्यक्ति के लिए फायदेमंद होती है। जन कल्याणकारी योजनाएं हैं और ऐसी योजनाओं के लिए हर व्यक्ति तैयार होता है। वो सब चाहते हैं कि ऐसी योजनाएं हमारे लिए बने ताकि उसका फायदा सब व्यक्ति को समान रूप से मिले। एक रजवंत जी, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने देखा होगा लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे, वो एम्स का श्रेय लेने के लिए उनमें एक होड़ लगी हुई थी कि एम्स मैंने बनवाया। जैसे अभी मैं बात करूं कि राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि बावल रैली में जो है मुख्यमंत्री जी से मैंने कहा और उन्होंने तुरंत एम्स की घोषणा कर दी बावल रैली में। लेकिन बात करें, वहीं सुधा यादव जी कह रही थी कि मैं मोदी जी से समय लूंगी, उधर भूपेंद्र यादव जी कह रहे थे मैं समय लूंगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बावल से जो हमारे मंत्री जी हैं डॉक्टर बनवारी लाल, वो कहते हैं कि एम्स का निर्माण मैंने करवाया है, क्योंकि इसको मैंने ही सिरे यहां तक पहुंचाया है। आपको नहीं लगता कि इस सब चीजों की वजह से भी कुछ देरी हुई है एम्स के शिलान्यास में? निश्चित तौर पर जो एम्स का शिलान्यास होना समय पर होना चाहिए था, उसमें इन नेताओं की अहम भूमिका है। कहीं ना कहीं ये क्रेडिट के चक्कर में रह गए। और अगर ये क्रेडिट ले रहे हैं तो हमें इनके क्रेडिट लेने में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनसे कोई एक सवाल जरूर पूछे कि जब एम्स संघर्ष समिति लगातार आंदोलन कर रही थी तो आपने कितनी बार जाकर उनके आंदोलन का समर्थन किया? क्या केंद्रीय मंत्री जी उनके आंदोलन के बीच में जाके उन्होंने कभी कहा है कि मैं इस मांग को उठाऊंगा? क्या डॉक्टर बनवारी लाल जी ने कभी ये कहा कि मैं इस मांग को आगे लेके जाऊंगा? क्या सुधा यादव जी ने कहा, या केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी हैं, उन्होंने? किसी ने नहीं कहा ना। ये तो एक इनकी अब मजबूरी है, या ये कह सकते हैं कि ये तो क्रेडिट लेना इनका काम है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो काम कम दिखावा ज्यादा करते हैं। इस इलाके की जनता का संघर्ष था और वो संघर्ष रंग लेके आया है। इसका सारा क्रेडिट इलाके की जनता को जाना चाहिए। बाकी कोई व्यक्ति अगर ये कहे कि क्रेडिट मेरा है या मैंने करा दिया, ऐसा मैं यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पर तो इलाके की जनता का संघर्ष आया है। इसका सारा का सारा श्रेय एम्स संघर्ष समिति और दक्षिण हरियाणा की जनता का जाता है। उन मासूम बच्चों को जाता है, उन माताओं बहनों को जाता है जिन्होंने रेवाड़ी तक के लिए तपती धूप में, आंधी में, बरसात में लंबे समय तक आंदोलन किया। और शायद इतना बड़ा आंदोलन करना हर किसी के बस की बात नहीं है। आज नेता कुछ भी कहें, लेकिन शायद इन नेताओं की मजबूरी भी यही थी कि इनके दबाव में उन्हें लगातार ऊपर बात करनी पड़ी। अगर इनकी मंशा होती तो शायद आज एम्स 2015 की जो अनाउंसमेंट है वो 16 में तो कम से कम शिलान्यास हो जाता।
लेकिन काफी लंबे समय तक तो ये परियोजना सिरे ही नहीं चढ़ पाई थी। आज इलाके की जनता का संघर्ष रंग लेके आया है और उन्हीं का ही इसका सारा क्रेडिट जाता है। कुछ भी कहें, लेकिन एम्स संघर्ष समिति अभी भी 125 दिन से धरने पर बैठी थी और उससे पहले भी वो लंबे समय तक उन्होंने धरना दिया, रेवाड़ी तक पैदल मार्च किया। तो उनके योगदान को तो हम नहीं भूल सकते। जिस तरह से एम्स संघर्ष समिति ने लगातार एम्स के लिए लड़ाई लड़ी, तो एम्स संघर्ष समिति का योगदान भी सराहनीय है। और आज कहीं ना कहीं उनका जो संघर्ष है वो रंग भी ला रहा है, क्योंकि 16 तारीख को एम्स का शिलान्यास हो रहा है। और इन्होंने कहा कि जो नेता है वो उनमें होड़ लगी हुई है लगातार, क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव है, उसके बाद फिर विधानसभा के चुनाव होने हैं और हर नेता चाहेगा कि एम्स का श्रेय उसे मिले। लेकिन ये जनता सब देखती है और जानती भी है। इतना जरूर है कि एम्स की जो घोषणा है वो भाजपा ने की थी और प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनकी नीयत में तो कहीं खोट नजर नहीं आता है, लेकिन जो स्थानीय नेता है उनकी वजह से जरूर एम्स में कहीं ना कहीं देरी हुई है। दूसरा, इन्होंने सबसे बड़ी बात बताई है वो ये है कि 20 तारीख से जो हरियाणा का विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, उसमें अभय चौटाला जी इस 100 करोड़ के घोटाले पर सरकार को घेरेंगे और सवाल करेंगे। तो ये भी इन्होंने बड़ी बात बताई। इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी को रेवाड़ी आ रहे हैं तो इस घोटाले पर जवाब जरूर देना चाहिए। लेकिन ये पल हमारे लिए खुशी का है, क्योंकि हमारे हलके में एम्स का शिलान्यास हो रहा है। 18 महीने ना सही, 2 साल में, 3 साल में, अब तो एम्स बनेगा जरूर। तो आप देखते रहिए न्यूज वाइज। किसी और हस्ती के साथ रूबरू होंगे और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।